Hello and welcome back to the channel बच्चों. I hope you all are fine. This is the part 2 of banking, money and banking unit का. हमने part 1 कल फिनिश कर दिया था. Part 1 commercial banks से related था और आज का जो टॉपिक है it's all about central banks. So we'll understand today what central bank is, how it functions and what is the important and vital role central bank plays in order to basically control the money supply in the economy. तो भारत की इकोनॉमी को कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है, ये सब का सब ऑलमोस्ट सेंट्रल बैंक के ही इंस्ट्रक्शंस पर होता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड. सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक इट इज एन एपेक्स बैंक दैट कंट्रोल्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम फॉर द कंट्री. ठीक है. सेंट्रल बैंक बेसिकली हमारे यहां पर आरबीआई को कहा जाता है. 1935 डेट जो है वो 1 अप्रैल 1935 है जिस वक्त ये स्टैब्लिश हुआ था, या ये ऐसा कह सकते हैं कि केम इनटू एग्जिस्टेंस. लेकिन ये 1934 के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में ही था, लेकिन उसका काम जो है वो 1935 में स्टार्ट हुआ था. बेसिकली इसके बारे में एक बात और भी समझनी चाहिए आपको कि इसका जो पहला जो हेड ऑफिस था या प्राइमरी जो हेड ऑफिस था वो कलकत्ता में था. बाद में 2 साल बाद 1937 में इसको परमानेंटली जो है मुंबई में शिफ्ट कर दिया था. आज भी ये मुंबई में ही है. ठीक हो गया. समझिएगा, देखो ये एपेक्स बैंक है, ये कंट्रोल करता है एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री. एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री से मेरा मतलब ये है कि जितना भी कॉमर्शियल बैंक्स है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट ओन्ड हो, इन सभी को रेगुलेट करने का जो काम है वो करते हैं आपके सेंट्रल बैंक, जिनका बेसिकल फंक्शन जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है. ठीक हो गया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस क्या हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बेसिकल जो है ये सारे टास्क हैं इसके. ठीक हो गया. पहला जो है वो बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स है. नोट को इशू करने की जो सोल अथॉरिटी है, सिर्फ यही एक इंस्टीट्यूशन है, यही एक संस्था है जो आपके भारत में, हमारे देश में नोट को इशू करने का अधिकार रखता है. अब बात यह है कि ऐसा क्यों होगा? देखो ऐसा है ना, जब एक ही बॉडी होती है, एक ही इंस्टीट्यूशन होता है और वो सारे कार्य कर रहा होता है, तो इससे जो है एक यूनिफॉर्मिटी आती है पूरी इकोनॉमी के अंदर कि भाई यही कर रहे हैं, इसके अलावा कोई और नहीं कर रहा है. तो जो ये सबके साथ कोई भेदभाव या कोई पार्शियलिटी नहीं होगी. जो ये सिस्टम अडॉप्ट करेंगे, जो ये नोट इशू करेंगे, वो एक्सेप्ट होगी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो अपनी मनी के अंदर पड़ा था पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर. ठीक हो गया बच्चों. जहां तक बात नोट्स की बात तो हमने कर ली. नोट्स के डिनोमिनेशन आपको पता है 10, 20, 50, 100, 200, 500 का भी है. जो कॉइन्स की बात करते हैं बेटा, वो कॉइन्स जो है वो डायरेक्टली आरबीआई इशू नहीं करता, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है. ठीक हो गया ना. लेकिन हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको बनाती जरूर है, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का जो काम होता है वो हमारे आरबीआई का ही होता है. ठीक हो गया. दूसरा जो है वो बैंकर टू द गवर्नमेंट है. गवर्नमेंट के लिए भी बैंक का काम करती है. गवर्नमेंट बेसिकली हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको भी तो कभी ना कभी फाइनेंशियल एड की आवश्यकता पड़ती है, उनको हेल्प की जरूरत पड़ती है, उनको फाइनेंशियली सजेशन की जरूरत पड़ती है. तो वो एडवाइस किससे लेंगे? वो जाकर आरबीआई से लेंगे. जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कल कमर्शियल बैंक में कि पब्लिक के लिए एडवाइजर का जो काम करता है वो कमर्शियल बैंक करती है. हम जाकर एडवाइस भी ले सकते हैं, हम एडवाइस ले सकते हैं किसी सेंट्रल कमर्शियल बैंक से कि देखो हमको ये बात करनी है, हमको फाइनेंशियली आपसे कुछ पूछना है, तो वो हमारी मदद करते हैं. ऐसे ही गवर्नमेंट के लिए जो ये रोल है ये आरबीआई प्ले करता है. ठीक हो गया. तीसरा जो है वो बैंकर्स बैंक है. बैंकर्स बैंक का मतलब ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक जितने भी हैं इन सबके ऊपर एक बैंक है. तो जैसे हम लोगों का अकाउंट होता है कमर्शियल बैंक में होता है, ऐसे ही कमर्शियल बैंक जितने भी हैं उन सबका अकाउंट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में होता है, उनके पास में होता है. चौथा करते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. देखो बेटा, जब कमर्शियल बैंक्स को इमरजेंसी होती है, उनको सरप्लस नहीं होता, उनके पास फंड्स नहीं होते या उनको जरूरत होती है पैसों की और वो हर जगह से ऑप्शंस अपने ढूंढ लेते हैं लेकिन उनको नहीं मिलता, तो ऐसी स्थिति में लास्ट जाकर वो आरबीआई के पास जाते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप हमारी मदद कीजिए. और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनकी मदद करता है, इनको लोन्स वगैरह देता है. क्यों देता है? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे जो फंक्शंस करता है बच्चों, ये 2 चीजों को एम रख के करता है. कोई भी फंक्शन कोई भी व्यक्ति करेगा या कोई भी इंस्टीट्यूशन करेगा तो कोई तो ऑब्जेक्टिव ध्यान में रख के करेगा ही. ये 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं. पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो ग्रोथ है. ग्रोथ का सीधा मतलब होता है जीडीपी के साथ. जीडीपी कैसे बढ़ेगी, जीडीपी कैसे बढ़ाई जाए. जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक
प्रोडक्ट। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन या रिसेशन या उसको हम डिफ्लेशन भी कहते हैं, इस तरीके की चीजें ज्यादा हिट ना करें, इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम बना रहे और जो इकोनॉमी है वो इस तरीके से चले कि ईच सेक्शन ऑफ सोसाइटी गेट्स बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। तो ये पूरा जो एम है वो हमारे सेंट्रल बैंक का है और इसी एम को ध्यान में रखते हुए ये फंक्शंस को ये परफॉर्म करते हैं। तो बच्चों, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट में आपने सीख लिया कि कमर्शियल बैंक्स को अगर कहीं से कुछ आवश्यकता है और लोन नहीं मिल रहा है और फाइनेंशियली हेल्प नहीं मिल रही है तो फिर आरबीआई तो है ही, वो कहता है वी आर हियर टू हेल्प यू। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है कि जितने भी फॉरेन एक्सचेंजेस से हमारे पास फॉरेन करेंसीज आती है, यूएस से, कनाडा से, फ्रांस से, जर्मनी से, ब्रिटेन से, इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश या हमारे नेबरिंग कंट्रीज के अंदर जितने भी हैं, जितने भी ये फॉरेन करेंसीज हैं उनको रखने का अधिकार, उनको अपने पास होल्ड करने का अधिकार ये केवल जो है वो आरबीआई के पास है। इसलिए यहां पे लिखा है ये कस्टोडियन है, ये कस्टडी रखता है उसकी। ठीक हो गया लीगली। क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब होता है कि जब कोई एक बैंक का चेक किसी दूसरे बैंक के पास जाता है तो इनके बीच में आपस में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो, इसलिए इन दोनों का अकाउंट क्योंकि आरबीआई के पास रहता ही है। तो जैसे मान लो किसी ए बैंक ने 10,000 का चेक जो है वो कमर्शियल बी के नाम पर दिया हुआ है, ठीक है, ये क्लियर कहां पर होगा, ये आरबीआई के पास क्लियर होगा। क्लियर क्या करेगा मतलब आरबीआई कि इसका पैसा जो इनको चाहिए था वो इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, ताकि इनके बीच में आपस में कोई ज्यादा ट्रांजैक्शन इस तरीके की ना हो। ये सारा काम आरबीआई के थ्रू होता है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। फिर लास्ट है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। बेटा ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सीबीएसई के प्यारे क्वेश्चनों में से एक है, इसमें से क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। तो आज ही क्लियर हो जाएगा आपका। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि जो मनी सप्लाई मार्केट में जा रही है, ठीक है, पैसा बढ़ रहा है, घट रहा है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, कम है, उससे प्राइसेस बढ़ रही है या प्राइसेस गिर रहे हैं, इन्फ्लेशन हो रहा है, रिसेशन हो रहा है, इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए एक्चुअली में मनी सप्लाई को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। मनी सप्लाई का मतलब है क्रेडिट को कंट्रोल करना पड़ेगा और ये जो काम है ये करते हैं हमारे आरबीआई। अभी तेरा ध्यान से समझना बेटा, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का मतलब जब पैसे को कंट्रोल करना है, इकोनॉमी के अंदर भेजना है या नहीं भेजना है, कम भेजना है कि ज्यादा भेजना है, जनता के हाथ में पैसे कम होने चाहिए कि ज्यादा होने चाहिए, ये सारा का सारा काम आरबीआई डायरेक्टली तो पब्लिक के साथ करेगा नहीं। क्लियर हो गया, वो कॉमर्शियल बैंक्स के थ्रू ही करेगा। तो कॉमर्शियल बैंक्स को ही असल में कंट्रोल करना है। बात समझो आप, आरबीआई का काम जो भी मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है वो कॉमर्शियल बैंक्स के थ्रू करना है। बात समझ में आती है? कॉमर्शियल बैंक्स के थ्रू कैसे करेंगे? तो दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज के अंदर। आरबीआई की जो है मॉनेटरी पॉलिसी हेल्ड होती है, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए बाकायदा इनकी जो है वो मीटिंग्स होती हैं। उन मीटिंग्स में तय किया जाता है कि भाई हम कौन से इंस्ट्रूमेंट को कब कितना बढ़ाएंगे या घटाएंगे ताकि मनी सप्लाई को हम कंट्रोल कर सकें। पहला जो है वो क्वांटिटेटिव है और दूसरा क्वालिटेटिव है। सबसे पहले हम समझेंगे यहां पर क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमारी जो आरबीआई है वो पहले बोलती है बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड सीआरआर एंड एसएलआर। सीआरआर तो आपने कमर्शियल बैंक में भी पढ़ा था। एसएलआर का मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको मैं थोड़ा सा देर में बताता हूं। बैंक रेट क्या होता है यहां देखिए, बैंक रेट का मतलब एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को मनी लैंड करती है, मतलब उनको उधार देती है। ठीक है, कब उधार देती है? जब किसी भी कमर्शियल बैंक को तुरंत इमरजेंसी हो जाए, पैसों की इमीडिएट रिक्वायरमेंट हो जाए, तो फिर आरबीआई उनको जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देगी उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग बैंक रेट कहते हैं। ठीक हो गया बच्चों? इसके या यूं कहें कि इससे कैसे हम मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, देखिएगा। बैंक रेट का मतलब है कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देगी। ठीक है, जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी। अगर समझना, अगर आरबीआई को लगता है कि मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, सरप्लस मनी गया हुआ है और लोग उससे डिमांड कर करके जो प्राइसेस है वो बढ़ा रहे हैं और इन्फ्लेशन हो गई है मार्केट में, महंगाई बढ़ गई है, उसको एनकाउंटर करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करती है? सेंट्रल बैंक कहती है कमर्शियल बैंक को कि हम आपको लोन जरूर देंगे लेकिन हम आपको लोन का जो इंटरेस्ट होगा वो बढ़ाएंगे। पहले 10% पे दे रहे थे, अब हम 12% पे देंगे। अगर ऐसा होगा तो आप जरा इमेजिन करो कि अगर बैंक रेट बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक लोन कम लेगा क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ रही होगी।
कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब उसकी जो बोरोड का जो रेट है वो बढ़ रहा होगा, कॉमर्शियल बैंक डिस्करेज होगी, वो नहीं लेगी आरबीआई से पैसा क्योंकि उसको ज्यादा देना पड़ेगा। और जब उनके पास पैसा अवेलेबल रहेगा, जब उनके पास पैसा अवेलेबल रहेगा तो बेसिकली समझो कि जैसे ही ये पैसा ज्यादा हो गया उनके पास, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे ही बैंक रेट बढ़ेगा, बैंक रेट बढ़ गया, ये पैसे नहीं लेंगे, जब पैसे लेंगे नहीं तो फिर जनता को ये लोन के रूप में देंगे कैसे? नहीं देंगे। जनता के पास पैसे जो बहुत ज्यादा थे अब वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जब उनके पास पैसे कम होंगे तो डिमांड कम करेगी, जनता डिमांड कम करेगी तो ऑब्वियसली जो महंगाई है वो नीचे आ जाएगी। ठीक हो गया, पहला पॉइंट समझ गए। और इसी का वाइस वर्सा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर घटा देगी बैंक रेट, इसका मतलब यह है कि हम पहले 10% पे कमर्शियल बैंक को लोन दे रहे थे, अब हम 8% पे देंगे, कमर्शियल बैंक खुश हो जाएगा, कहेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो गई, बहुत बढ़िया, दे दो आरबीआई को लोन, आरबीआई से बोलेगा लोन दे दो। इनके पास पैसा पहुंचेगा कमर्शियल बैंक के पास, अब कमर्शियल बैंक के पास पैसा पहुंचेगा तो वो जनता को देगी, जनता को देगी तो जनता के पास जो शॉर्टेज ऑफ फंड हो रहा था या पैसे नहीं थे, वो जो प्रॉब्लम है उसको एनकाउंटर कर दिया जाएगा, जनता के हाथ में पैसे पहुंचेगा। अब जनता के हाथ में पैसे पहुंचेगा तो वो डिमांड करेंगे, और वो डिमांड करेंगे तो इकोनॉमी के अंदर फिर रेगुलेंसी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो जो रिसेशन है, मंदी है, रिसेशन का सीधा मतलब होता है कि लोगों के हाथ में, लोगों के जेब में पैसे ही नहीं है। जब पैसा होगा नहीं तो सामान खरीदेंगे कैसे, डिमांड होगी नहीं तो इकोनॉमी चलेगी कैसे? आपको तो पता ही है इकोनॉमी दो बड़े वीरों से चलती है, मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस के दो सबसे खतरनाक वीर हैं, पहला डिमांड, दूसरा सप्लाई। पूरी इकोनॉमी ही इसी पर बेस्ड है ऑटोमेटिकली। दूसरी हम बात करते हैं रेपो रेट। तो बेटा रेपो रेट का सीधा मतलब पहले समझना, आरबीआई लोन देगी कमर्शियल बैंक को, यहां भी कमर्शियल बैंक को लोन दे रही थी, यहां भी कमर्शियल बैंक को लोन दे रही थी। ये शॉर्ट टर्म लोन ऑफर करती है। क्या करती है? शॉर्ट टर्म लोन ऑफर करती है, जिसको एक प्रकार से एग्रीमेंट कर लिया जाता है सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक्स के बीच में। यह एग्रीमेंट होता है कि जो प्राइसेस पर हम आपसे अभी ले रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो रेपो रेट के तहत सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक से ले लेती है, और लेने के अगेंस्ट में फिर इनको देती है लोन। अगर ऐसा होगा तो फिर वही सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ ये जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए। रीपर्चेज एग्रीमेंट मतलब जब ये रेपो रेट की बात होती है तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के बीच में आपस में एक एग्रीमेंट हो जाता है कि हम आपसे अभी ले रहे हैं, आपसे मतलब कमर्शियल बैंक से हम ले रहे हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक डेट तय हो जाती है और प्राइसेस भी पहले से ही तय हो जाते हैं कि इसी पर कमर्शियल बैंक्स को वापस से अपने जो इन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दी है एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी आरबीआई को, उसे वापस जो है उन्हें लेना पड़ेगा और पैसे वापस करने पड़ेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर वही बात, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दो। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक को बोलेगा भाई रेट बढ़ गया, रेट बढ़ गया, तो इनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ती नजर आएगी कमर्शियल बैंक्स को। फिर कमर्शियल बैंक्स क्या बोलेगा, नहीं भाई अपने को सस्ता नहीं पड़ रहा, ये तो नुकसान हो जाएगा, एक काम कर तो नहीं लेते हैं, या लेंगे भी तो कम लेंगे। जब उन्हीं के हाथ में कम होगा तो जनता को लोन के रूप में देंगे भी कम। इन्हीं के पास सरप्लस नहीं है तो उनको क्या दे देंगे वो, और जब उन जनता के पास नहीं पहुंचेगा तो जनता फिर डिमांड नहीं करेगी। फिर वही सिचुएशन आएगी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में या रेपो रेट के इंटरेस्ट को बढ़ाना पड़ेगा। यहां पर आ जाते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए कंट्रोल रिसेशन करता है, ये क्लियर है आपको। तीसरा जो है वो रिवर्स रेपो रेट है बेटा। रिवर्स रेपो रेट इसी का एकदम रिवर्स है। इसमें क्या होता है, देना तो आरबीआई को लोन है, लेकिन यहां पर एक वर्ड मैंने अंडरलाइन कर दी है, रेट एट विच आरबीआई एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, आरबीआई एक्सेप्ट डिपॉजिट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स कहती है कि सुनो आपको लोन चाहिए, ठीक है, काम करो, अपनी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ना वो एक काम करो, हम हमारे पास डिपॉजिट कर दो। जैसे हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग अकाउंट होल्डर जब होते हैं कमर्शियल बैंक्स के पास जाते हैं, अपनी कोई भी गोल्ड वगैरह होती है, कोई सिक्योरिटीज होती है, वहां जाके हम लोग रख देते हैं, उसके बदले में हमको कुछ ना कुछ मिल जाता है। ऐसे ही सेंट्रल बैंक जो है वो ऑफर करती है आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को कि काम करो, डिपॉजिट आप हमें दे दो, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दो, बदले में हम आपको फाइनेंशियली एड करेंगे, मतलब आपको हेल्प करेंगे, पैसे देंगे, लोन देंगे। और उससे फिर रिवर्स रेपो रेट का भी सीधा कनेक्शन है बेटा। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। और जब ये घटेगा, फिर ये बात भी ध्यान रखना कि रिवर्स रेपो रेट के अंदर भी रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है। ये भी पहले से तय होता है कि देखो आज हम तुमसे ले रहे हैं डिपॉजिट के रूप में, हम आपको लोन दे रहे हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम में, एक स्पेसिफिक डेट में, एक स्पेसिफिक प्राइस में, जो पहले से ही तय होगा, बाद में उससे वोलाटाइल नहीं कर सकते, वो चेंज नहीं होगा दोनों पार्टीज के बीच में। और सेंट्रल बैंक को
वो वापस फिर देना है। कमर्शियल बैंक का काम है कि आए भाई लीजिए और अपना पैसा वापस कीजिए सेंट्रल बैंक को। सो ये बेसिकली 3 ऐसे तरीके थे जिनको हम लोग कहते हैं रेट्स। क्वांटिटेटिव कंट्रोल के अंदर 6 आते हैं, लेकिन जो शुरू के 3 है बेटा वो रेट है। तो ये 3 पॉलिसी रेट के रिगार्डिंग है। और जो ये एंड में आप देख रहे हो ना CRR एंड SLR, ये रेशियो है तो 2 पॉलिसीज, वहां 3 थी, यहां 2 है। वो रेट्स के कॉन्टेक्स्ट में थी और ये वाली रेशियोज के कॉन्टेक्स्ट में है। ठीक हो गया बेटा, यहां पे आप पूरा बात समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन की। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है बेटा कि जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ओपनली गवर्नमेंट या RBI जब खरीदती है या बेचती है, जब बाय करती है या सेल करती है ओपनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, इस जरिए में अब आपको पता है कि अगर जनता के हाथ से पैसे लेने हैं तो जनता को बेचना पड़ेगा या खरीदना पड़ेगा? जनता से बोलना पड़ेगा कि आइए हमसे खरीदिए। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है सरकार या RBI के थ्रू बेचती है, और RBI डायरेक्टली तो बेचेगी नहीं, वो भी कमर्शियल बैंक्स के थ्रू करेगी। तो कमर्शियल बैंक्स के थ्रू हमारी जो RBI है वो कहती है कि मैं सेल ऑफ सिक्योरिटी करूंगी। जब सेल करेंगे तो सिक्योरिटी पहुंचेगी, इससे जनता के हाथ से पैसे बैंकिंग सिस्टम में वापस आ जाएगा। तो जो पैसे उनके पास थे वो कम होगा, पैसे कम होते ही इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। और इसी के वाइस वर्सा ले लो कि अगर उनके हाथ में पैसे देने हैं, जनता के हाथ में पैसे वैसे भी नहीं है, रिसेशन चल रहा है, तो फिर उनसे हम लोग परचेज करते हैं। हम लोग मतलब RBI परचेज करती है, और RBI परचेज करेगी तो फिर RBI पैसे जो है वो इकोनॉमी में डालेगी, मनी सप्लाई करेगी, और जो रिसेशन हो रहा था, जो मंदी हो रही थी, वो अब ठीक हो जाएगी और पूरी इकोनॉमी स्टेबिलिटी में आ जाएगी, जो कि बेसिकल उनका एम भी था जब हम लोग बात कर रहे थे कि ग्रोथ और स्टेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में ये सारे फंक्शंस हमारी RBI परफॉर्म करती है बच्चों। इसके बाद CRR आपको पता ही है, कैश रिजर्व रेशियो, ये आपने कमर्शियल बैंक्स में पढ़ा था कि एक फिक्स परसेंटेज ऑफ अमाउंट होता है जो RBI तय करती है कमर्शियल बैंक्स को, इतना जो है पैसा 10%, 20%, 22%, जितना भी RBI तय करे वो अपने टोटल डिमांड डिपॉजिट का जाकर RBI के पास जमा करना पड़ता है कैश रिजर्व के रूप में। अच्छा, CRR बढ़ेगी तो अगर सेंट्रल बैंक ने CRR बढ़ा लिया, इसका मतलब कि तुम्हारे पास कमर्शियल बैंक्स के पास मान लो पड़े 100 रुपए, एक काम करो इस बार 20% होगा। अच्छा, तो 100 रुपए में से 20 रुपए तो जाके RBI के पास जमा करना पड़ेगा। कमर्शियल बैंक के पास कैपेसिटी क्या होगी? सिर्फ 80 की। मान लीजिए ये 12% होता तो फिर कितना लेते हैं? 88 रुपीज अब कमर्शियल बैंक्स के पास होता। तो जब CRR बढ़ता है ना, तो कैपेसिटी जो होती है लोन देने की कमर्शियल बैंक्स की, वो कम हो जाती है, और कम होने से फिर वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उस टूल को, उस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये वो रेशियो है जो सेंट्रल बैंक नहीं कहती कमर्शियल बैंक्स को कि हमारे पास रखो। सेंट्रल बैंक केवल ये इंस्ट्रक्ट करती है कि अपने जो टोटल डिमांड डिपॉजिट है उसका जो आपने CRR हमारे पास रखना था रख दिया, अपने पास भी जो आपके एसेट्स हैं, लिक्विड एसेट्स, कैश हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, या एनकम्बरेंस इन सिक्योरिटीज हो सकती है, इनके लिए जो भी आपके पास है उनमें से कुछ फिक्स परसेंटेज भी आप अपने पास लिक्विड रूप में रखिए। तो CRR आपको, CRR में SLR में डिफरेंस समझो। CRR में कमर्शियल बैंक्स को मिनिमम फिक्स परसेंटेज RBI के पास रखना होता है, SLR में अपने ही पास रखना होता है। ठीक हो गया, ताकि फ्यूचर में अगर जरूरत पड़े तो कमर्शियल बैंक को ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। ठीक है, RBI का काम है बच्चों। उसके बाद आता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर पहला जो है वो मार्जिन रिक्वायरमेंट है। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब यह है बच्चों कि जैसे मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपए का लोन देना है कमर्शियल बैंक्स को, तो क्या करते हैं ये लोग? ये बोलते हैं सेंट्रल बैंक वाले या कमर्शियल बैंक्स को कि देखो आपने 1 करोड़ का अगर लोन लेना है या देना है तो 80 लाख का, एग्जांपल ले रहा हूं, 80 लाख का आपको कोई ना कोई सिक्योरिटी अपने पास रखना पड़ेगा जिसके अगेंस्ट में आप लोन दे रहे हो। तो 1 करोड़ 80 लाख, कितने का गैप आया? कितने का गैप आ गया रिक्वायर मार्जिन? 20 लाख का। वो 20 लाख क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब बात समझो, अगर इन्फ्लेशन ऑलरेडी है मार्केट में, पहले से ही महंगाई बहुत ज्यादा है, तो फिर RBI का क्या काम करे बनेगा यहां पर? वो कहेंगे कि काम करो, अगर तुमसे कोई 50 लाख का लोन लेने आए तो आप एक काम कर दो, आप या तो 45 लाख नहीं तो 60 लाख 70 लाख इतने की सिक्योरिटीज आप एक्सेप्ट कर लो। कोई भी आदमी इतना बेवकूफ थोड़ी है कि वो 50 लाख का लोन ले जाएगा तो 1.5 करोड़ रुपए जाके कोलेटरल सिक्योरिटी कमर्शियल बैंक के पास रख देगा।
ऐसा नहीं होगा, या होगा भी तो कम होगा। जब लोग इस तरीके की पॉलिसी सुनेंगे तो कहेंगे यार नहीं, ये तो नुकसान ज्यादा हो रहा है, 50 लाख के लोन के लिए 1.5 करोड़ की कोलैटरल सिक्योरिटी रखें, इससे अच्छा लोन नहीं लेंगे। लोन नहीं लेंगे, ध्यान करो, लोन नहीं लेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जनता के पास पैसे अब नहीं आएंगे जो उनके पास आने की एक्सपेक्टेड थी। नहीं आएंगे तो इन्फ्लेशन फिर से नीचे हो जाएगी, या महंगाई कम हो जाएगी, क्योंकि प्राइसेस कम हो जाते हैं। डिमांड जैसे ही कम होगा, पैसे लोगों के पास है नहीं, डिमांड कम होगा तो प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। प्राइस कम होने का मतलब इन्फ्लेशन एनकाउंटर्ड हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है। उसके बाद आता है बेटा राशनिंग ऑफ क्रेडिट। इसको बेटा हम सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी कहते हैं। राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि आरबीआई जो है वो पर्टिकुलर कुछ सेक्टर्स के लिए एक लिमिट कोटा बनाता है। कोटा मतलब एक लिमिट तय करता है कि इससे ज्यादा लोन इस सेक्टर को नहीं देना। या कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि किसी सेक्टर के लिए कंप्लीटली ऐसी बात बोली जाती है आरबीआई के द्वारा कमर्शियल बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस के रूप में कि आपको इस पर्टिकुलर सेक्टर को लोन देना ही नहीं है, क्योंकि वो जितना ज्यादा देंगे तो उस सेक्टर में ऑलरेडी बहुत डिमांड है, डिमांड पीक पर है, और अगर इसको लोन मिलेगा तो ये और ज्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे और उस एक्सपेंडिचर से इन्फ्लेशन बढ़ने के पूरे चांसेस होंगे, और आरबीआई ये नहीं चाहती। ठीक हो गया। और इसी के अगेंस्ट में अगर चाहिए कि नहीं किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को उठाना है, ये इकोनॉमी में दब रहे हैं या नीचे जा रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फिर आरबीआई जो है वो एक केयर टेकर होने के नाते उसकी जिम्मेदारी बनती है इकोनॉमी में कि वो उन लोगों को लोन प्रोवाइड कराया जाए। तो बोला जाएगा कि फलाना सेक्टर है, ए सेक्टर, बी सेक्टर, सी सेक्टर, इनको क्या करिए, इनको ज्यादा लोन दीजिए, इनको कम रेट पे दीजिए। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर पैसा पहुंचाया जाता है या मनी सप्लाई की जाती है। तीसरा आता है बच्चों मोरल सुएजन। मोरल सुएजन का मतलब होता है नैतिक। बेसिकली क्या मतलब कि आरबीआई जो है वो लाइसेंस देती है कमर्शियल बैंक्स को, जो हमने कल पढ़ा। आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को क्या दे रही है, लाइसेंस देती है कि ठीक है चलाइए कमर्शियल बैंक, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेमवर्क बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे, कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम की जाएगी कमर्शियल बैंक्स के लिए कि कमर्शियल बैंक्स को क्या क्या फॉलो करना है, कैसे कैसे फॉलो करना है, वो सब आरबीआई तय करती है। कई बार क्या होता है कि आरबीआई के बाद कमर्शियल बैंक्स नहीं मानते, वो फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी करने लगते हैं जो कि एक्टिविटी इनएप्रोप्रिएट है आरबीआई के नजर में। तो आरबीआई इसमें दो काम कर सकती है, एक तो परसुएड कर सकती है और प्रेशर कर सकती है। ये दोनों काम तरीका है। एक्चुअली अगर मैं बोलूं ना बच्चों, मोरल सुएजन जो है वो क्वांटिटेटिव कंट्रोल में भी आता है, लेकिन ब्रॉडली उसको हम कंसीडर करते हैं क्वालिटेटिव के अंदर। आपकी नॉलेज के लिए, मोरल सुएजन में अगर कोई ऐसी एक्टिविटी किसी कमर्शियल बैंक ने की जो आरबीआई को पसंद नहीं है, तो आरबीआई पहले समझाएगी प्यार से कि देखो ये नहीं करना है। मैंने जो कहा कि राशनिंग ऑफ क्रेडिट के तहत कि ये वाला लोन इस सेक्टर को नहीं देना, कम देना या ज्यादा देना, और उसके एकदम विपरीत या उसके ऑपोजिट जाकर अगर कोई कमर्शियल बैंक इस तरीके की एक्टिविटी कर रही है और परसुएट से काम नहीं चल रहा, तो फिर प्रेशर वाली पॉलिसी आरबीआई अडॉप्ट करती है और उनका लाइसेंस तक कैंसिल कर दिया जाता है, उनको डी रिकॉग्निशन कर दी जाती है, मतलब उनके पहचान को ही समाप्त कर दिया जाता है। आपको आरबीआई की बात सुननी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने आपको लाइसेंस दिया है। कमर्शियल बैंक्स अपने से कुछ नहीं कर सकती है, उसका काम सिर्फ ये है कि आरबीआई की इंस्ट्रक्शन सुने और आरबीआई की मदद करे इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आज ये पार्ट 2 हो गया है। लेट मी टेल यू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं, असर्स रीजन के ही बनते हैं, एमसीक्यूज बनते हैं, और जो हायर है लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी बनते हैं। मैं सिर्फ इतना आपको कहूंगा कि ये पूरा का पूरा टॉपिक आपने पढ़ लिया, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक है, ले लिया। अब एक काम करना, जितना भी आप ये वीडियो है उसको आप 1 या 2 बार जो है, अगर आपको ना समझ में आए किसी बच्चे को, तो 1-2 बार जो है वो इसको सुन ले रिपीट पे। ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, अब इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है। इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं अगली क्लास में या अगली पूरा एक सेक्शन बनाऊंगा जिसके अंदर पार्ट 1 और पार्ट 2 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है मेरे पास, वो मैं आपको अब तक प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, एग्जाम के लिए, क्वेश्चंस की तैयारी के लिए। बाकी ये टॉपिक करने के बाद किसी भी सैंपल पेपर और किसी भी उसके क्वेश्चन करोगे बच्चों तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बिलीव इन द प्रोसेस, फेथ इज फॉर्च्यून। हम लोग आपसे कल मिलते हैं, सेम टाइम, सेम जगह, सेम प्लेटफॉर्म। थैंक यू।